नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अच्छी और बड़ी खबर से। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का काम लगभग पूरा हो चुका है। आज अयोध्या से खबर आई कि राम मंदिर में पहला स्वर्ण द्वार यानी सोने का दरवाजा लग गया है। ऐसे 13 स्वर्ण द्वार मंदिर में और लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की निगरानी योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर यह इंश्योर किया कि जब 13 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो तो उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता ऐतिहासिक हो, उस दिन का नजारा अद्भुत हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। सभी सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में न तो शराब बिकेगी और न ही मांस मछली की बिक्री की जाएगी। एक तरफ राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर सियासत भी उसी रफ्तार से तेज होती जा रही है। राम मंदिर के सवाल पर आज अखिलेश यादव ने कहा, चाहे कोई किसी का भगवान हो, उनके भगवान तो पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले गिमिक कर रही है। कमलनाथ बोले, बीजेपी को राम मंदिर का पट्टा नहीं मिला है, यह तो कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। शरद पवार ने कहा, उन्हें अभी तक न्योता नहीं मिला है, लेकिन वो इतनी भीड़ भाड़ के बजाय अगले 2-3 साल में कभी भी राम मंदिर जाकर भगवान राम के दर्शन करेंगे। मैं आपको राम मंदिर और रामलला को लेकर विपक्ष के इन नेताओं के बयान सुनवाऊं, ऐसे बयान के पीछे उनकी व्यवस्था क्या है यह बताऊं। इससे पहले आपको आज की सुंदर तस्वीरें दिखा देता हूं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी देखने के लिए अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर गए। बजरंगबली की पूजा की। उसके बाद योगी सीधे रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया और फिर योगी आदित्यनाथ उस जगह पहुंचे जहां भगवान राम का नया मंदिर बना है और जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होना है। योगी ने यहां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की, साधु संतों से बात की, 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान मकर संक्रांति के बाद से ही शुरू हो जाएंगे, इसलिए योगी ने कहा कि 14 जनवरी से ही अयोध्या में साफ सफाई से जुड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे। अयोध्या की हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले में अभी से 3800 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। योगी ने कहा कि 1500 सफाई कर्मचारियों को और बढ़ाया जाएगा ताकि कहीं भी गंदगी न रहे, किसी भी सड़क पर धूल न उड़े। साफ सफाई के साथ साथ योगी ने सुरक्षा इंतजामात की भी निगरानी की, उन्हें चुस्त दुरुस्त करने को कहा। अयोध्या में जो भी लोग बाहर से आए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। अयोध्या में बन रहे टेंट सिटी में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। जगह जगह एम्बुलेंसेस तैनात की जाएंगी। योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कहा कि अयोध्या में रुकने वाले किसी भी व्यक्ति को ठंड का असर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति ठंड से कांपना नहीं दिखना चाहिए और उसके लिए सभी जरूरी इंतजामात होने चाहिए। योगी ने आज अफसरों से कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी। इस आदेश को फौरन जारी किया जाए। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह खुद हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अभूतपूर्व होगा।
देखिए 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए 22 से पहले 14 तारीख से यानी मकर संक्रांति की तिथि से लेकर के लगातार 24 मार्च तक अयोध्या में भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। तमाम चीज़ों से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के, नए कीर्तिमान बनाने का पूरी रचना बनाई गई है और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। व्यापक रूप से काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ बता दी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के नए मंदिर में सोने का पहला दरवाजा आज लग गया। इसी तरह के 13 और दरवाजे अगले 3 दिन में लग जाएंगे। मंदिर में लगने वाला 2400 किलो का अष्टधातु का घंटा आज अयोध्या पहुंच गया। तमाम तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं, लेकिन विरोधी दलों की तरफ से होने वाली बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और शरद पवार की एनसीपी, तमाम विपक्षी दल एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, अपना प्रचार कर रही है और 2024 में वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का गिमिक है। बीजेपी चुनाव से पहले वोट के लिए यह सब कर रही है, लेकिन इसमें दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो सही नहीं है। কালকে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন থাকবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার যতদিন থাকবে, আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনো দিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। ममता ने ईश्वर की शपथ लेके अल्लाह की कसम खा के कहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जो बातें कम लफ्जों में कही, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनके घोर विरोधी कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वही बातें विस्तार से कह दी। अधीर रंजन ने कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ मोदी और योगी की चर्चा हो रही है। टीवी पर दिन भर यही लोग दिखते हैं। बीजेपी ने इसे इलेक्शन कैंपेन बना दिया है, लेकिन जिन लोगों का अयोध्या के राम मंदिर में असली योगदान है, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही, उनके बारे में कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, और तो कोई नहीं है देश में। ये राम मंदिर के इतिहास बहुत पुराने हैं, काफी बड़े बड़े दिग्गजों के योगदान थे, कहीं गलती थी, कहीं सही थी, कैसे क्या क्या हुआ, ये इतिहास की वर्णन होना चाहिए। आज मोदी जी अपने रौनक फैलाने के लिए किसी की नाम भी जिक्र नहीं करते, लेकिन ये बहुत पुराना आंदोलन चल रहे हैं सदियों से, मतलब दशकों से। लेकिन आज टीवी में दोनों ही व्यक्ति सारे श्रेय लेने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, साथ में उनको पानी की तरह पैसा बहाया जाते हैं, क्योंकि दिन रात सुबह शाम 24 घंटों सिर्फ ये प्रचार रहे मोदी मोदी मोदी, साथ में आ गया जोगी। आज यूपी में हो रहे हैं, इसलिए जोगी को लाना लाजमी है। अगर जोगी को गुस्सा हो जाएगा तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगी, इसलिए
मोदी जी के साथ साथ जोगी जी को भी शामिल किए जा रहे हैं। अधीर रंजन को मोदी और योगी दोनों के नाम से और प्रचार से प्रॉब्लम है, उनके टीवी पर दिखाई देने से प्रॉब्लम है। कमलनाथ को बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन से प्रॉब्लम है। उन्होंने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि राम मंदिर का क्रेडिट उसे मिले, लेकिन कमलनाथ ने कहा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सबका है। बीजेपी को राम मंदिर का कोई पट्टा नहीं मिला है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस के वो नेता हैं जो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी, योगी, मोदी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसे नेता भी हैं जो खुद राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर के लिए पत्थर तो राजस्थान से गए थे, लेकिन पहले इलीगल तरीके से पत्थर ले जाए जा रहे थे। उनकी सरकार ने उसकी परमिशन दी, पत्थर भेजने में मदद की, लेकिन उन्हें शुक्रिया कहना तो दूर, उनका कोई नाम भी नहीं लेता। राजीव गांधी जी ने तो ताले खुलवाए थे मंदिर के, सबको मालूम है। शिलान्यास उनके वक्त हुआ था, उनका नाम कोई ले नहीं रहा है। और तो और एक नई बात बताऊं मैं आपको, ये जो बंजी पाट पुल जो है राजस्थान में, पत्थर वहां से गया है, पत्थर इलीगल जा रहा था, और मैंने उनको समझाया कि आप इलीगल पत्थर ले आके मंदिर निर्माण करो, उचित नहीं है। एक तरीका है कि आप इसको जो ये फॉरेस्ट में आया हुआ है, इसको आप तरीके से निकलवाइएगा, हम आपको सहयोग करते हैं। हमने सहयोग किया, हमने रिकमेंड किया भारत सरकार को, उसको निकलवाया गया। उससे जो टेक्निकली पत्थर, इलीगल पत्थर खुदाई हो रही थी, हमने इनको सहयोग किया है। मिस्टर मिश्रा जी जो थे वो भी, और मिस्टर राय जो अभी जिनका नाम आया था विवाद के अंदर, संपत राय जी, वो खुद मुझसे आके मिले थे। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था, हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते। अब गहलोत की शिकायत तो वाजिब है, किसी ने उन्हें शुक्रिया तक नहीं कहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई लखनऊ से। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर भगवान राम के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। इनमें लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। लेकिन इन पोस्टर्स के सामने आने के बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इन पोस्टर्स को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। अखिलेश से जब पूछा गया कि वीएचपी की तरफ से बताया गया कि आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, अखिलेश यादव को निमंत्रण देने गए थे, तो अखिलेश ने यह कह दिया कि वो किसी आलोक कुमार को नहीं जानते। अखिलेश ने यह भी कहा उनके भगवान तो पीडीए हैं। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। और मैं आज से कहना चाहता हूं, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर ऑपोजिशन के नेताओं में पूरी तरह कंफ्यूजन है। जैसे एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड ने
भगवान राम को मांसाहारी बताया था और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। आज शरद पवार सामने आए तो पहले तो उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को डिफेंड किया, कहा कि जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम का अपमान नहीं किया था, लेकिन इसके बाद यह कहा कि जितेंद्र आव्हाड ऐसा बयान न देते तो अच्छा होता। राम श्रद्धा का विषय है, इस देश की जनता के हृदय में राम का स्थान है और वो इज्जत हमेशा हम रखेंगे, रखते हैं, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितेंद्र आव्हाड ने एक ही इशू कहा और अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने जो कहा वो हम पढ़ सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं करते तो अच्छा होता था, मगर उन्होंने राम की अप्रतिष्ठा की, ऐसी बात है, ऐसे करना सीखे। इसके बाद शरद पवार से जब ये पूछा गया क्या वो अयोध्या जाएंगे, क्या वो रामलला के दर्शन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए तो उन्हें अभी तक इनविटेशन नहीं आया है, लेकिन वो बाद में राम मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। अभी तक तो मुझे इन्विटेशन आए नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा कि मुझे इन्विटेशन भेजने वाले हैं। जहाँ तक मेरी बात है, वहाँ भीड़ बहुत होगी और ऐसी स्थिति में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। जब ये इलेक्शन वगैरह पूरे हो जाएंगे, इसके बाद आज जो गवर्नमेंट में है उनको वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजने का उनका प्रोग्राम है, वो ख़त्म होने के बाद हम शांति से जा सकते हैं। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी जा सकते हैं, इसमें क्या है। अखिलेश यादव, शरद पवार सीजन लीडर हैं, समझकर बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता बहुत उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आरजेडी के एमएलए ने कहा कि बीजेपी 22 जनवरी को अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है। आज जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने मोदी का नाम ले लिया, कहा मोदी तो पहले से ही ऐसा करते आए हैं। पटना में मोदी की रैली में बीजेपी ने धमाका करवाया था, ब्लास्ट करवाए थे। ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर सबों का है। भगवान राम सबके थे, बजरंगबली सबके थे, श्री कृष्ण सबके थे। वो नरेंद्र मोदी ने कोनो अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं किया, ये कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आधार पर वो सभी संतों ने पैसा लेके या सब ये चंदा करके राम मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का सोच है ये गलत है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक काम रहता है। पटना में जब रैली उनका हुआ था, बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट तो करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू के नेता कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब विधायकों ने, मंत्रियों ने बार बार सनातन पर सवाल उठाए, विवादित बयान दिए, राम मंदिर पर निशाना साधा, भगवान राम की पूजा को अंधविश्वास बताया, तो बीजेपी के तरफ से विजय सिन्हा ने उन्हें जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, बिहार के लोगों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए, मंदिर में उनकी एंट्री बैन कर देनी चाहिए। देखिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। बिहार सरकार के पतन का ये समय आ चुका है। राजद के लोग जिस तरह से स्वयं मंदिर जाते हैं, लोगों को मना करते हैं, ये सनातन के सांस्कृतिक विरासत को मिटाना चाहते हैं। जातीय उन्माद पैदा करके, जात को लड़ा करके ये देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये किनके वंशज हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये खुल करके हर बिहारी राजद के ऐसे लोगों का बहिष्कार मंदिर के अंदर करे। जब तक वो माफी नहीं मांगे तब तक राजद के नेता और उसके मंत्री, उसके लोग का बहिष्कार करे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दो पक्ष हैं।
एक पक्ष जो करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हिंदू समाज ने 550 साल प्रतीक्षा की है। अगर नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण में इतनी तत्परता नहीं दिखाते, इस काम की लगातार निगरानी न करते, तो राम मंदिर इतनी जल्दी और इतना शानदार न बन पाता। रामलला को उनका घर दिलाने के अवसर को, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भी नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे जन जन से जोड़ दिया है। बीजेपी ने भी चुनाव से पहले मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अपने अभियान में शामिल कर लिया है। यहीं से इसका दूसरा पक्ष शुरू होता है। विरोधी दलों के नेता असमंजस में हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाएं या न जाएं, खुलकर राम मंदिर निर्माण की प्रशंसा करें या न करें, अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। कई विरोधी दलों को लगता है कि अगर वो खुलकर राम मंदिर के सेलिब्रेशन में शामिल हुए तो उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे अलग हो सकता है, इसलिए वो बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। कुछ को लगता है कि राम मंदिर अगर चुनाव में मुद्दा बना तो बीजेपी को उसका फायदा हो जाएगा, इसलिए वो राम मंदिर के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल बार बार उठा रहे हैं। लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम कि भगवान श्री राम से जुड़े समारोहों का सिलसिला सिर्फ 22 जनवरी तक सीमित नहीं है। इसके बाद कई महीनों तक देश भर से हर राज्य में लाखों लोगों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जब लोकसभा चुनाव की गर्मी होगी, तब अयोध्या में धूमधाम से रामनवमी मनाई जाएगी। ये सारी बातें इंडिया अलायंस की परेशानियों को और बढ़ा सकती हैं। वैसे इस समय इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी परेशानी सीट शेयरिंग को लेकर है। बीजेपी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सफल बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस अपना अलायंस बचाने में लगी है। आज कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी और महाराष्ट्र में अपने पार्टनर्स के साथ बात की। मीटिंग से बाहर आकर सारे नेताओं ने यही कहा, ऑल इज वेल, कोई झगड़ा नहीं है, सीटों का बंटवारा आराम से हो गया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर जो मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के मेंबर अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक के अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण और पूर्व मंत्री बालासाहब थोराट भी शामिल हुए। शिवसेना की तरफ से संजय राउत और नितिन राउत आए, वहीं एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड आए। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद संजय राउत सभी नेताओं के साथ बाहर आए और ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अलायंस पक्का है, सभी दलों के बीच सहमति बन गई है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर सीटों के बंटवारे का क्या फॉर्मूला बना, तो संजय राउत ने कहा कि सारी सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल रही हैं और प्रकाश अंबेडकर भी इसमें शामिल हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग में सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने? वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश अंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। महाविकास आघाड़ी को सभी सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को, किसी एक पार्टी को नहीं। मुझे पता चला कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बिग ब्रदर की भूमिका चाहते हैं, सबसे ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि टूटने के बाद, टुकड़े होने के बाद शिवसेना के पास वैसी ताकत नहीं बची जो पहले थी, इसलिए उनका दावा ठीक नहीं है। इस मामले में एनसीपी ने बीच का रास्ता अपनाया।
एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड ने कहा, मीटिंग में तय हुआ कि जो जिस सीट पर जीत सकता है उस पार्टी को वही सीट मिलेगी। ही गोष्ट खरी आहे की शिवसेनेची मागणी आहे, पण शिवसेनेचं तेवढं बल पण आहे। त्यामुळे जरी तसं असलं तरी उद्धव ठाकरेंचं आमचं व्यवस्थित बोलणं झालेलं आहे। जागा वाढवायच्या म्हणून वाढवायच्या नाही, तर जी जागा जो जिंकू शकेल त्याला द्यायला पाहिजे असं। शिवसेना और एनसीपी से बातचीत के बाद कांग्रेस के नेता अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। अशोक चव्हाण और मुकुल वासनिक ने उन्हें मीटिंग में हुए डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो गठबंधन को भी बचाए रखना चाहती है और अपनी प्राइमरी पोजीशन भी बनाना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर सीटों के बंटवारे पर नहीं बोल रहे। संजय राउत के 23 सीटों पर लड़ने के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, न तो कांग्रेस की तरफ से किसी ने सीटों के नंबर्स पर बयान दिया और न ही उद्धव कुछ बोले। बाकी नेताओं की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जो हमारा महाविकास आघाड़ी का अलायंस है उसमें प्रॉपरली सीट शेयरिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और उस तरह की तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। तो क्या शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस तरह की बात उनके नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी कह रहे हैं? नहीं, अब देखो दो चीज़ें, हमारे भी दल में कुछ नेता अलग अलग जगह की डिमांड करते हुए आपने देखा है, लेकिन हमारे तरफ से हमने उस तरह का कोई भी वक्तव्य नहीं किया। उद्धव जी हो या पवार साहब हो या हम लोगों ने हो, ऐसे कोई वक्तव्य नहीं किया। जो होगा बैठ के डिसाइड हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी में नहीं आएगा। इस तरह की भी खबरें आ रही कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 18 सीटों पर तो चुनाव लड़ना चाहती है। क्या कोई आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए तय? नहीं, हमने कोई आंकड़ा तय नहीं किया। हमने मेरिट के आधार पर हमने महाराष्ट्र में बीजेपी को परास्त करने का एक डिज़ाइन बनाई है, उसके आधार पर ये पूरी रणनीति बनी जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग में नहीं होगा। अगर विरोधी दलों के अलायंस को किसी राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो महाराष्ट्र है। हालांकि शिवसेना और एनसीपी दोनों के टुकड़े हो चुके हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार जा चुकी है, पर वहां चोट खाए हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी को हराने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में जीतना चाहते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं के लिए और उनकी पार्टियों के लिए अस्तित्व को बचाने का सवाल है। महाराष्ट्र के अलावा आज समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस अलायंस कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और आराधना मिश्रा ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दो बातों को लेकर मतभेद हैं। कांग्रेस चाहती है कि मायावती को गठबंधन में शामिल किया जाए, जबकि अखिलेश इसके विरुद्ध है। दूसरा मामला सीट शेयरिंग का है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि अखिलेश कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर चर्चा हुई। बैठक से निकलने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा, बहुत जल्द सीटों का फॉर्मूला निकल जाएगा, 12 जनवरी को अगली बैठक होगी। मायावती को लेकर रामगोपाल ने कहा कि मायावती ने खुद इससे बाहर जाने का फैसला किया था, अब उनके अलायंस में शामिल होने का सवाल कहां उठता है। सीटों पर चर्चा हुई सर? सीटों सब पे हुई चर्चा। कितनी सीटों सर, क्या फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? क्या फॉर्मूला? कुछ नहीं, जो प्रगति होगी वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। वो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश है, ये उनसे पूछो, हमसे नहीं पूछते सर। आप भी इंडिया अलायंस के इम्पोर्टेंट, इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं और उन्होंने ही एक तरफा से तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या कहूँ। सर ये बताइए कि अगली बैठक कब होगी, और मतलब अगली बैठक 12 को जल्दी सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई मनमुटाव? कोई मनमुटाव देखा नहीं किसी के। देखिए सलमान साहब जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी। कांग्रेस के अलायंस कमेटी के मेंबर सलमान खुर्शीद ने कहा, अभी सीटों को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर शुरुआती बातचीत हुई। ये समझने की कोशिश हुई कि किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत सकती है। मायावती पर सलमान खुर्शीद ने कहा वो अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन पर आज की बैठक में कोई बात नहीं हुई।
कोई डिसीजन नहीं हुआ, हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस पर दोनों ओर से जो थोड़ा बहुत हमको होमवर्क करना है वो हम करके तैयारी में 2-3 दिन बाद फिर से बात करेंगे। बीएसपी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है कहीं दूर, तो इसलिए हमारा मैंडेट सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टी से बात करने का है और किसी पार्टी से भी बात करने का है। मायावती को गठबंधन में शामिल करने को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता बोलने से बचते रहे, लेकिन अखिलेश ने अपना रुख थोड़ा नरम किया। अखिलेश ने आज पार्टी विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ लखनऊ में एक मीटिंग की थी। मुझे पता चला कि उसके मुताबिक इस बैठक में अखिलेश ने पार्टी के नेताओं से मायावती का सम्मान करने को कहा। अखिलेश ने कहा कि मायावती सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनके बारे में कोई गलत सलत बात न बोली जाए। मीटिंग के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने खुलकर कहा, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के इशू पर भी बोले। उन्होंने अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर भी बयान दिया और कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को बता दिया है कि वो किसको कहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस अपने लिए चाहती है, पर अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे विधायकों ने बहुत हमें राय दी है अमेठी रायबरेली को लेकर के भी। हमारे पार्टी के विधायक जो चुनाव जीते हैं उन्होंने सुझाव और राय दे दी है, उस पर हम विचार करेंगे। जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। दिल्ली में जो बातचीत हो रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। पीडीए के साथ साथ और भी फार्मूले इसमें लगाए जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव सबसे मजबूत हैं। यूपी में कांग्रेस का कोई खास अस्तित्व नहीं बचा है और जहां तक मायावती का सवाल है, उनको लेकर सबके मन में अविश्वास है। माना जाता है कि वो सामने जो भी करें, पर्दे के पीछे से मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेंगी। इंडिया अलायंस के अंदर डेडलॉक बिहार को लेकर भी है। बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पर बात अटकी हुई है। जेडीयू 17 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को कन्वीनर न बनाए जाने को लेकर जेडीयू की नाराजगी साफ साफ दिखाई देने लगी है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने आज साफ साफ कहा, बीजेपी से लड़ना है तो गठबंधन को तेजी से काम करना होगा। जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। केसी त्यागी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम फेस के लिए खरगे का नाम आगे करने पर भी सवाल उठाया। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश की वजह से ही अलायंस तैयार हुआ, लेकिन उनके खिलाफ अलायंस के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा, जब यह तय हो चुका था कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होगा, तो ममता और केजरीवाल ने खरगे का नाम आगे करने की चालाकी क्यों दिखाई? कुप्रचार भी चलाया जा रहा है कि जैसे जनता दल यू या नीतीश कुमार जी गठबंधन के संयोजक या प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहते हैं। नीतीश कुमार किसी भी प्रधानमंत्री पद के लिए, संयोजक पद के लिए किसी से कम क्षमता और योग्यता नहीं रखते, लेकिन हमने कभी कोई शर्त नीतीश जी को कोई पद देने के लिए नहीं लगाई। रोज नए नए तरीके से अखबारों में समाचार जो है संचालित किए जाते हैं, प्रकाशित कराए जाते हैं। जब ममता दीदी दिल्ली आई थी तो वो केजरीवाल जी के आवास पर उनसे मुलाकात करने गई थी। उसके बाद दोनों नेताओं ने, आपके चैनल पे खबर चली है इसलिए भी कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने मीटिंग से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होगा। अगले दिन बैठक में अचानक वो खड़े होकर के सार्वजनिक तौर पर, आपके भी चैनल पे दिखाई दे रही थी, उन्होंने कहा खड़गे जी बहुत अच्छे रहेंगे। मैं खड़गे जी की सज्जनता का कायल हूं कि उन्होंने स्वयं खड़े होकर के कहा कि नहीं, मैं इस पद का उम्मीदवार नहीं हूं, वरना ये और विवाद आगे बढ़ता
और उसके बाद केजरीवाल जी जो किसी के भी चेहरे बनाए जाने के खिलाफ हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चालाकियां होती हैं, उससे बड़े काम संपन्न नहीं होते। केसी त्यागी पुराने अनुभवी नेता हैं, सोच समझकर गहराई से अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के रवैये और राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। केसी त्यागी ने कहा, राहुल को यात्रा करनी थी, अपनी इमेज चमकानी थी, तो वो उसके लिए इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भरोसे में ले सकते थे और लेना चाहिए था। ये यात्रा इंडिया अलायंस के बैनर पर हो सकती थी। राहुल ऐसे वक्त में यात्रा पर निकल रहे हैं जब उनकी जरूरत दिल्ली में है, सीट शेयरिंग का काम फाइनल करने में है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बजाय ये इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे हुई होती, जो चुनाव के दिनों में इसका महत्व और बढ़ता और इसकी व्यापकता भी और बढ़ती। एक दूसरा, किन किन राज्यों में ये गुजर रही है, वहाँ के महत्वपूर्ण नेताओं की एडवांस में ही एक्सेप्टेंस लेकर के प्रचार प्रसार किया जाता, तो ये और कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड बेस होती। हमारा यात्रा से विरोध नहीं, हमें राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ेगी उससे विरोध नहीं है, लेकिन हमारे कहना ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। और यूं भी इस समय वो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी उपस्थिति दिल्ली में ज़्यादा आवश्यक है। अगर किसी राज्य में किसी सहयोगी दल के साथ गठबंधन को लेकर के कोई विवाद है, तो राहुल गांधी की अथॉरिटी है कि उसको सॉल्व कराएं। तो यहाँ की सारी चीज़ें समाप्त करने के बाद और इंडिया बैनर के नीचे अगर वो यात्रा करते तो अच्छा होता। केसी त्यागी क्या कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम इंडिया हो सकता था, इंडिया जोड़ो यात्रा हो सकता था। केसी त्यागी के सवालों का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक मौके पर जब सीट शेयरिंग की बात चल रही है, सारी पार्टियां मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं, तब एक दूसरे पर इस तरह के कमेंट करना ठीक नहीं है। लोगों का भरोसा गठबंधन पर तभी बढ़ेगा जब सब एक साथ दिखे, एक जैसी बात बोलें। एक दूसरे के खिलाफ कमेंट करना अलायंस के लिए ठीक नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं सब मिलके काम करें और जो इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बरकरार रखें और सभी नेता एक वॉइस में बात करें और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनती है, जैसा हम एकजुट होकर काम करते आए हैं, आइंदा भी काम करना जरूरी है और वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2024 के इलेक्शन में हमारी सबकी एकता रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही वो सही तो है, क्योंकि जैसे ही बिहार में गठबंधन के दलों की लड़ाई बाहर आई तो बीजेपी को तंज करने का मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने कहा, यह स्वार्थ का गठबंधन है, बाकी पार्टियों को इससे नुकसान हो ना हो, कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा। और इसके बाद गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश इंडी अलायंस ही कर रहा है। इंडी गठबंधन ही नहीं है, ऊपर से संतरा है और नीचे से फांके फांक है, अंदर में संतरे की तरह। ऊपर से छिलका सुंदर लगता है और नीचे फांक है। तो ये फांक अब बिखर गया है, छिलका उखड़ गया है। अब वो कोई भी यात्रा कर ले, कांग्रेस को यही गठबंधन ही सत्यानाश करेगा। बिहार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर केसी त्यागी ने जो कहा वो नोट करने लायक है। केसी त्यागी की बातों से अंदाजा लगा कि बिहार में जहां मोदी विरोधी गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा था, वहां क्या प्रॉब्लम आई। पहली बात तो जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार ने विरोधी दलों को इकट्ठा किया, लेकिन अलायंस बनने के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ राहुल गांधी की चिंता है। अगर कांग्रेस को अलायंस की चिंता होती तो भारत यात्रा का नाम इंडिया यात्रा रखते। अब लालू, नीतीश और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति
अविश्वास है जिसका चुनाव में नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की मुश्किल सबसे ज्यादा पंजाब में है। यहां पार्टी के नेताओं में ही इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े, अलायंस करे या न करे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलायंस करना चाहती है, सेंट्रल लीडरशिप बात कर रही है। पंजाब में कांग्रेस 6 और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के इंडिकेशन भी दे रही है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो तो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में स्टेट के इंचार्ज देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस मीटिंग में थे। मीटिंग के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने साफ साफ कहा, आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला। अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा, हाईकमान के साथ आम आदमी पार्टी की क्या बात हुई उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके पास 13 सीटों पर तैयारी करने का ही मैसेज है। राजा वडिंग ने कहा, हो सकता है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की अफवाह जानबूझकर फैलाई गई हो और हम 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ें। मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मेरे से इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई है। कल भी देवेंद्र यादव जी हमारे साथ थे, अगले 4 दिन यहाँ पर प्रभारी हैं। हमें अब तक यही बताया गया कि आपने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है और मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और कौन कह रहा 8 सीट या 6 सीट, मेरे को इस बात का मालूम नहीं। समझौता करना है और 6 सीट हमने बांट लिया है, आपको बताने में मेरे को गुरेज क्या है। सो मेरा कहने का मतलब ये अफवाहों का जो बाजार है बहुत गर्म है। हो सकता है कि आपको ये गलत खबर आई हो, 13 की 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने तो अपनी ही हाईकमान को मैसेज देने के लिए अफवाह का बहाना बना लिया, लेकिन फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीधी बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर बातचीत दिल्ली के नेता कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के नेताओं ने बता दिया कि स्टेट लीडर्स की भावनाओं का ख्याल भी रखा जाए। अलायंस के बारे में जो आज बैठकर बात होगी या दिल्ली में बात होगी, तो उसी के बाद ही मेरा एक जरूर आप समझ लीजिए कि जो स्टेट लीडरशिप है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उनकी भावनाओं को कोई इग्नोर नहीं करेगा। देखो, एक पासे तो असी कही जाने कि कट्टर चोर ने, केजरीवाल चोर है, भगवंत मान चोर है, तो दूसरे पासे कहते अलायंस कर लो, ये अलायंस नहीं, गल नहीं बनेगी। बात तो ठीक है, एक तरफ कांग्रेस के नेता कहें कि केजरीवाल चोर है, दूसरी तरफ कोई कहे कि अलायंस कर लो, तो ये कैसे होगा। आम आदमी पार्टी संभल कर बोल रही है, उम्मीद लगा रही है कि पंजाब में सीट शेयरिंग का कोई रास्ता निकल जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आज कहा कि गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान तो होती है, ये नॉर्मल बात है। एक पार्टी जब अपने एक संसदीय क्षेत्र के अंदर टिकट बांटती है तो वहां पे 10 दावेदार होते हैं उस टिकट के। जाहिर सी बात है, आप एक को टिकट देते हो तो 10 लोग में से 9 नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। और जब 2 पार्टियां होती हैं तो जाहिर सी बात है जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर थोड़ी परेशानी होती है, मगर इन परेशानियों के बावजूद आपको देश को बचाने के लिए जो है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। पंजाब को लेकर मेरी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। उसे लगता है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, उसने पंजाब में कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी है। और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देनी चाहिए। अगर कहीं फ्रेंडली फाइट होनी है तो हो जाए, वो उसके लिए तैयार है। आज एक बड़ी खबर लालू यादव के परिवार को लेकर आई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव की वाइफ राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली की एक अदालत में दायर की गई इस चार्जशीट में सबसे हैरान करने वाला नाम लालू यादव की एक और बेटी का है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लालू की बेटी हिमा भारती को भी एक्यूज बनाया है। इसके अलावा लालू परिवार के करीबी अमित कत्याल, रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी के साथ साथ
2 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन दोनों ही कंपनियों के डायरेक्टर शरीकुल बारी हैं। चार्जशीट में बारी को भी आरोपी बनाया गया है। ये चार्जशीट दिल्ली के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है। अमित कत्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। लालू यादव को भी पूछताछ के लिए समन दिया गया था, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। हालांकि लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। इस मामले में ईडी ने राबड़ी देवी और उनकी 3 बेटियों मीसा भारती, चंदा यादव और रागिनी यादव से भी पूछताछ की थी। ईडी ने राबड़ी और अन्य आरोपियों की करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त भी कर लिया है। ईडी का आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले में लालू यादव ने अपने परिजनों के नाम बेहद कम कीमत पर जमीन ली और फिर उसे मोटे मुनाफे में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। आज जैसे ही ईडी के चार्जशीट दाखिल होने की खबर आई, वैसे ही आरजेडी के नेताओं ने इसका इल्जाम बीजेपी पर डाल दिया। आरजेडी के नेताओं ने कहा सिर्फ लालू यादव और उनके परिवार को परेशान करने के लिए यह चार्जशीट दाखिल की गई है। मनोज झा ने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि अब ईडी लालू परिवार को समन पर समन भेजेगी। एक ऐसा घोटाला जिसको मंत्रालय घोटाला नहीं मानता है, एक ऐसा तथाकथित घोटाला जिसकी अलग अलग जगहों पर क्लोजर हो चुकी है, एक ऐसा घोटाला जिसमें ईडी और सीबीआई एक जैसा नहीं सोचती। केस 2021 में खोला जाता है, जिसमें पंख लगाए जाते हैं 2022 से, यानी कि तीव्रता और त्वरित गति बढ़ती है। 2022 आप सबको याद है कि अगस्त के महीने में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया बिहार में। ये ऑपरेशन लोटस हर जगह करते थे, तो थोड़ा बिहार ने इनको रिवर्स ऑपरेशन लोटस बता दिया। जैसे ही हुआ, त्वरित गति से इन एजेंसीज को मैं समझता हूं कि चिप सत्ता शीर्ष के जो 2 टॉप लोग हैं, उन्होंने पकड़ा दिया कि किसी भी तरह इन्हें परेशान करो, इन्हें उलझा के रखो। अगर आप चार्जशीट आज की देखें, घर की तमाम उन महिलाओं बेटियों के नाम जिनका मंत्रालय के कार्य प्रणाली, कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं। अगर इतने बड़े स्केल पर जैसा आप सोचते हैं, आप कल्पना में एक षड्यंत्र सोचते हैं, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आरजेडी के इन इल्जामात के जवाब में बीजेपी ने लालू परिवार पर व्यंग किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा चार्जशीट में एक और बेटी का नाम आने से लालू बहुत खुश होंगे, वो तो प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि चार्जशीट में नाम आने को लालू फैमिली अपने लिए अचीवमेंट मानती है। लालू प्रसाद जी के लिए ये गहना है, ये सीबीआई ईडी का चार्जशीट होना। लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक ही हैं, और ये आज का नहीं है। जब उनकी सरकार स्वयं बिहार में मुख्यमंत्री थे, राष्ट्र में भी उनके जनता दल के नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब से वो सीबीआई और ईडी खेल रहे हैं। जेडीयू ने उनको जेल भिजवाया, कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा। इसलिए लालू प्रसाद जी के परिवार में यदि कोई जांच एजेंसी चार्जशीट कर रही है तो वो तो खुश हो रहे होंगे, देखेंगे आप। वो ईडी सीबीआई से खुश होते हैं। ये गहना है, भ्रष्टाचार और अधिक करने की प्रेरणा लेते हैं। ये सही है कि बिहार में ईडी ने लालू परिवार पर चार्जशीट की है। बंगाल में ममता के कई मंत्रियों के खिलाफ ईडी के केस हैं। ममता के भतीजे अभिषेक को भी ईडी ने समन भेजे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन भेजे जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे समय से जेल में हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी के घेरे में है और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं के यहां ईडी के छापे पड़े हैं। ये सब के सब अपने अपने स्टेट में बीजेपी के राइवल हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हैं, और चूंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए विरोधी दल बार बार ये सवाल उठाते हैं कि सरकार सियासी फायदे के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है।
लेकिन इन मामलों का एक दूसरा पक्ष भी है। इन नेताओं के खिलाफ कई ऐसे केसेस हैं जो उस समय शुरू हुए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। कई केसेस ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने सही माना है और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेल देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ पुख्ता केस है, ईडी के पास सबूत हैं। इसलिए बीजेपी के लोग इन नेताओं से सवाल पूछते हैं कि अगर ईडी के आरोप सियासी होते तो कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिलती? अगर कहीं आग नहीं लगती तो धुआं कैसे उठता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और वहां से जो तस्वीरें आई वो वाकई में देखने वाली हैं। मोदी कल 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और इस समिट में पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आए हैं। आज अहमदाबाद में मोदी ने अपने खास मेहमान और अपने दोस्त का स्वागत किया। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी शेख जायद को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। यहां विदेश मंत्री जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शेख जायद को वेलकम किया और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही यूएई के प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मोदी और शेख जायद ने अहमदाबाद में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। दोनों नेता अहमदाबाद के एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक साथ गए। ट्विटर पर मोदी ने शेख जायद के वेलकम की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरे दोस्त का स्वागत है। कल अहमदाबाद के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में मोदी 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो दुनिया की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल शाम को प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शामिल होंगे और वहां बड़े बिजनेस लीडर से बात करेंगे। आज अहमदाबाद पहुंचने के बाद मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और इस मौके पर एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, उसको देखा। मोदी के बारे में उनके विरोधी हमेशा यह प्रचार करते थे कि इस्लामिक मुल्क मोदी की वजह से भारत से नाराज हो जाएंगे, इस्लामिक मुल्कों के नेता मोदी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 9 साल में जो देखने को मिला वो इसका बिल्कुल उल्टा है। यूएई हो या सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मोदी को गले लगाया, दोस्त कहा, भाई कहा और इन सारे मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ट्रेड बढ़ा। और आज अहमदाबाद में जो नजारा हमने देखा, यूएई के प्रेसिडेंट को देखा, उससे पता चलता है कि मोदी के इन नेताओं से रिश्ते कितने मजबूत हैं और इस मजबूती का सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी को जाना चाहिए। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद राशिद खान का आज निधन हो गया। वो सिर्फ 55 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मेरे उस्ताद राशिद खान से व्यक्तिगत रिश्ते थे, पर्सनल रिश्ते थे। वो कई महीनों से कैंसर से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन वो इतनी जल्दी चले जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हिंदुस्तानी संगीत में उस्ताद जी को ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था, पर ठुमरी और तराना में भी वो बेजोड़ थे। उनके गाए भजन दिल को छू लेते थे। फिल्म जब वी मेट में उनका गाया गाना आओगे जब तुम हो साजना और हम दिल दे चुके सनम में उनका गाना अलबेला साजन आयो रे बहुत लोकप्रिय हुए। उस्ताद राशिद खान के जाने से शास्त्रीय संगीत का एक चमकता सूर्य अस्त हो गया। उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भर पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।